नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप समस्त लोगों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। काफी समय के बाद हिंदी मंच पर आना हुआ। ऑडियो की कहानियां तो मैंने डाली इस बीच, पर वीडियो की कहानियां मैं लेकर आज हाजिर हुई हूँ। ये मंच उन सभी साहित्य प्रेमी लोगों के लिए है जो हिंदी में अपनी अभिरुचि रखते हैं और हिंदी की कहानियों को, हिंदी की कथाओं को, उपन्यासों को और हिंदी में लिखी हुई अन्य विधाओं की रचनाओं को पढ़ने में और सुनने में रुचि रखते हैं। तो आज मैं जिस पुस्तक से कथा वाचन करने जा रही हूँ वो है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित 4 एकांकी। आप देख पा रहे होंगे, पढ़ने का शौक इस कदर है कि स्कूल में काफी बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी कभी कभी बैठ जाती हूँ मैं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी से ही मैंने ये बुक इशू कराई थी। और जब मैंने इसे पढ़ा तो जाहिर है स्कूल में कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे मुकाम पे हैं पढ़ने में और उसी समय दूसरी क्लास में जाने के लिए बेल बज जाती है, तो मजबूरन आपको अपने उस अधूरे कहानी को वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। एक्चुअली यही वो वजह थी, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि इतना मैं इसमें मशगूल हो गई कि जब बेल बजी और मुझे छोड़ना पड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसे अच्छे से घर में ले जाके पढ़ेंगे। इसलिए मैं इसे इशू करवा के घर ले आई और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर लूं। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है कि आज के हिंदी मंच पे एक ऐतिहासिक कथा का वाचन। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 एकांकी श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी के विषय में कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं देना चाहूंगी कि 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने साहित्य सम्मेलन में विशारद हासिल करी। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लगभग 9 साल जेल में रहे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चुने गए और दिसंबर 1959 में पक्षाघात से 17 सितंबर 1968 को इनका निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक कवि होते हुए भी राजनीति में इन्होंने काफी शिरकत की। तो इनकी इसी एकांकी का मैं आप लोगों के समक्ष वाचन करूंगी। और जैसा कि मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, एकांकी, तो एकांकी हमेशा एक अंक की ही होती है, यानी शुरू में ही एक बार पर्दा उठता है और अंत में पर्दा गिरता है। यवनिका उठती है और यवनिका गिरती है, तो इसे ही एकांकी कहते हैं। बीच में दृश्यों का फेरबदल होते रहता है। तो एकांकी को सुनने का मजा तो यही है कि इसे एक अंक में खत्म किया जाए, पर मैं देखती हूँ कितना संभव होता है। यदि छोटे छोटे अंकों में भी मैं इसे आप लोगों के समक्ष पेश कर सकूं तो मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत उपलब्धि रहेगी, क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इतना कर पाना कई बार मुश्किल होता है, पर जो करने की इच्छा है वो इतनी बलवती है कि यदि मैं इसे अलग अलग किस्तों में भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊं तो मैं खुद को धन्य समझूंगी। हाँ, ये अवश्य कर सकती हूँ कि अलग अलग होने के बाद मैं सबको एक साथ सम्मिलित करके वापस से अपलोड कर दूं, ताकि एक बार जो सुनना चाहते हैं, जो एक क्रम में सुनना चाहते हैं, उनके लिए वो उपलब्ध रहेगा। और जिनके पास थोड़ा कम वक्त है, समय की कमी है, वो अलग अलग सुन सकते हैं अलग अलग अंकों। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। 4 एकांकी में जिन 4 एकांकियों को शामिल किया गया है उसमें है संघमित्रा, अमर ज्योति, तीसरा सिंघल विजय और चौथा राम राज्य। तो फिलहाल मैं आप लोगों के समक्ष संघमित्रा प्रस्तुत करूंगी। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा उनकी आज्ञा पर भिक्षुणी बनकर सिंघल गई और वहां बुद्ध के शांति धर्म का प्रचार किया। संघमित्रा बोधि वृक्ष के जिस डाल को लेकर सिंघल गई थी वह या उसका वंशज अश्वत्थ वृक्ष आज भी सिंघल में जीवित है। इस छोटे से एकांकी में मैंने उसी घटना को चित्रित करने की चेष्टा की है। ये लेखक का कहना है, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का कहना है कि हाँ, मैंने उसके मूल उत्स को खोजने का भी प्रयत्न किया है। अशोक के धर्म परिवर्तन में
कलिंग का स्थान रहा है यह तो सर्वविदित है, किंतु संघमित्रा ने भिक्षुणी बनना क्यों स्वीकार कर लिया? क्या सिर्फ पिता का आज्ञा पालन ही इसमें कारण रहा है, या कहीं उसके हृदय में कोई अपना अंतर्द्वंद भी था? केवल आज्ञा पालन की भावना इतना बड़ा परिवर्तन कराने में तो प्रायः असफल रही है। रहने दो, इतिहास के पन्ने को बंद ही रहने दो। इस वाक्य से यह नाटक समाप्त होता है। इसी पन्ने को मैंने थोड़ा सा उलटकर पाठकों के सामने रख दिया है। इसका अधिकार मुझे था, किंतु कलाकार तो प्रायः ही अनाधिकार चेष्टा कर बैठता है। तो श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने इस अनाधिकार चेष्टा का एक्सेप्टेंस किया है। उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ, मैंने ये चेष्टा की है कि इतिहास को इतिहास की तरह बंद नहीं रखेंगे, बल्कि उसमें एक कलाकार क्या सोचता है और उसकी क्या सोच है कि क्या संघमित्रा ने जो भिक्षुणी बनना स्वीकार किया वो क्या सिर्फ पिता के आदेश से किया, या कि संघमित्रा के मन में कोई अंतर्द्वंद चल रहा था। तो आइए संघमित्रा के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था वो हम इस नाटक के जरिए जानने की चेष्टा करते हैं। सम्राट अशोक के राजप्रसाद का एक कक्ष, सम्राट के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री मित्रा, जो पीछे चलकर संघमित्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई, परस्पर बातें कर रहे हैं। संघमित्रा कहती है, हाँ तो फिर क्या हुआ भैया? महेंद्र, आपको पता होगा कि अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था और पुत्र का नाम महेंद्र था, और ये दोनों ही श्रीलंका में, यानी कि सिंघल, जिसका यहाँ पे जिसके लिए सिंघल शब्द का प्रयोग किया गया है, उस श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जाते हैं। तो उसी की कहानी है ये कि तो दोनों भाई बहन के बीच वार्तालाप हो रही है। संघमित्रा और उसका भाई महेंद्र क्या बातें करते हैं, चलिए सुनते हैं। संघमित्रा कहती है, हाँ तो फिर क्या हुआ भैया? महेंद्र, महीने पर महीने बीत गए, हमारा घेरा मजबूत होता गया, कसता गया। हमने ऐसी स्थिति ला दी कि उनकी राजधानी के अंदर ना एक छटाक अन्न पहुंच पाए, ना एक चुल्लू पानी। संघमित्रा, ओह वे बेचारे। भैया फिर क्या हुआ? महेंद्र, उनकी राजधानी में पहले कोलाहल था, फिर सन्नाटा छाने लगा। मृत्यु का सन्नाटा, किसी भयानक निश्चय का सन्नाटा। जब मृत्यु सामने होती है, आदमी भीषणतम संकल्प पर उतारू हो जाता है मित्रे। संघमित्रा, उन्होंने भी भीषणतम संकल्प किया। क्या संकल्प किया भैया? महेंद्र, एक दिन उनके दुर्ग का फाटक खुला, वे निकले। तांबे के रंग के वे लोग, वे आदमी नहीं मालूम होते थे। तांबे की जीवित प्रतिमाएं, सुंदर, सुघड़, चमकीली। संघमित्रा, कलिंग के लोग सचमुच बड़े सुंदर होते हैं भैया। महेंद्र, सुंदर और बहादुर भी। वे तांबे की प्रतिमाएं गुस्से में लाल अंगारे सी दहकती मालूम पड़ती थी। सबके हाथों में हथियार, सबके मुंह में जयनाद। कलिंग की वाहिनी हम पर इस तरह टूटी जैसे भूखे शेर शिकार पर टूटते हैं। संघमित्रा, भूखे शेर शिकार पर? ओहो, थोड़ा सा डर जाती है, भय मुद्रा बनाती है। महेंद्र कहता है, हाँ, वे ऐसे टूटे जैसे भूखे शेर शिकार पर। दिन भर घमासान लड़ाई होती रही मित्रे। ऐसी लड़ाई जिसमें एक पक्ष ने तय कर लिया हो कि वे या तो मरेंगे या मारेंगे। नहीं, मार कर मरेंगे, क्योंकि कलिंग वाले समझ गए थे वे जीत नहीं सकते, और पराजय की अपेक्षा उन्होंने मरण का वरण किया। हम सभी को इस सत्य का जायजा है कि कलिंग के युद्ध के पश्चात ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। कलिंग को जीतना इतना आसान नहीं था, जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पे कि महेंद्र कह रहा है कि उन लोगों ने ये ठान रखी थी कि हम सिर्फ ऐसे ही नहीं मरेंगे, बल्कि हम मार के मरेंगे। मरना तो तय है, हार तो निश्चित है, लेकिन यूं ही हार स्वीकार नहीं करेंगे, मार के मरेंगे, लड़ के मरेंगे। उसी का जिक्र महेंद्र अपनी बहन संघमित्रा से कर रहा है। तो संघमित्रा पूछ रही है कि तब तो सचमुच बड़ी घमासान लड़ाई हुई होगी भैया। महेंद्र, बड़ी घमासान। जब शाम को हम विजयी हुए तो पाया हम मुर्दों के देश के राजा हैं। उफ, रक्त का समुद्र हिलोड़े ले रहा था। मानवता चीख पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी। संघमित्रा, रक्त का समुद्र? ओह महेंद्र, हाँ मित्रे, रक्त का समुद्र। जिसने उस समुद्र को देखा, किसी का कलेजा स्थिर नहीं रहा। पिताजी तो फूट फूट कर रोने लगे। संघमित्रा आश्चर्य में, पिताजी रोने लगे? महेंद्र, हाँ मित्रे, रोने लगे। बच्चों सा बिलख बिलख कर।
जिन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या करवाई थी, हर हत्या पर उत्सव मनाया था, वो पिताजी बिलख बिलख कर रोने लगे। जिनकी वीरता क्रूरता की भी सीमा पार कर गई थी, वे ही पिताजी बच्चों से बिलख बिलख कर रोने लगे और हिचकियों में कहा, चलो पाटलिपुत्र, आज से हम युद्ध नहीं करेंगे। संघमित्रा, हाँ सुना है, और आप लोग चले आए। महेंद्र, नहीं, उस समय संध्या हो चली थी। पिताजी ग्लानि में युद्ध भूमि से लौट रहे थे। मैं उनके साथ था कि अकस्मात कुछ शब्द हुआ और हमने पाया जैसे मुर्दों के बीच से कोई उठ खड़ा हुआ हो। संघमित्रा, मुर्दों के बीच से कोई उठ खड़ा हुआ हो? आप लोग डर गए होंगे भैया। महेंद्र, पगली, मर्द डरा नहीं करते। संघमित्रा, मर्द नहीं डरते? ओहो, अच्छा, तो आगे क्या हुआ भैया? महेंद्र, मालूम हुआ एक लाश खड़ी हुई, चीखी, हमारी ओर बढ़ी तीर की तरह, और उसने पिताजी पर वार कर दिया। संघमित्रा, अरे अरे। महेंद्र, किंतु तलवार कहाँ थी? थी सिर्फ मूठ। पिताजी की ढाल पर ठस सा शब्द हुआ और वह लाश आप ही बहरा गई, और थोड़ी ही देर में लाश पिताजी के कंधे पर ढोई जाकर हमारे शिविर में थी। लाश में अब भी सांस थी। पिताजी ने तुरंत चिकित्सकों को बुलाया और आज्ञा दी, इसे अच्छा करना ही है। कलिंग का यही उपहार लेकर मुझे पाटलिपुत्र लौटना है। संघमित्रा, उसका क्या हुआ? वह कौन था भैया? महेंद्र, उसका जो कुछ हुआ सामने देखो। प्रकोष्ठ की ओर इंगित करता हुआ वही नीलमणि है, कलिंग की प्रतिहिंसा का जीवित प्रतिमा और पिताजी के आध्यात्मिक कायाकल्प का चलता फिरता प्रमाण। देखो, वह प्रकोष्ठ के सुनसान कोने पर निश्चल खड़ा हुआ किस तरह गंगा की ओर घूर रहा है।